हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज के साथ आया हूँ इस बार, जहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इनइक्वालिटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसको हम देखेंगे आज। जी हाँ, ये रहा। मैं इसको बिग स्क्रीन कर देता हूँ। जी राइट। तो देखिए, इनकम इनइक्वालिटी आज हम पढ़ेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन है डीसी सर के नाम से, आप जानते हैं मुझे। और मेरा नाम है देवांशु चौरसिया। एमएससी इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ 2023 में, और मुझे 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन ले लें या ऑफलाइन ले लें, दोनों ही पढ़ा सकता हूँ। बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बच्चे भी मुझे ठीक ठाक प्यार कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है जब क्लास लेता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और पर्सनल डीएम पे मैसेज करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप जैसे कि टॉपिक देख सकते हैं, इनकम इनइक्वालिटी आज की ये टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो, जो कंटेंट आप देख रहे हो, जो पीपीटी देख रहे हो, ये मेरे पेड बैच का कंटेंट है। तो मैंने सोचा कि पेड बैच वाले कंटेंट ही चला देते हैं यूट्यूब में, क्या दिक्कत है ना। अपने ही बच्चे सारे, पेड वाले भी अपने हैं, यूट्यूब वाले भी अपने हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो पेड वाला लेके आ गया मैं आपके लिए। और आज पहले मैं आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं। आज होली है। होली एक बड़ा ही शानदार सा पर्व है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स है। हालांकि इस बार मैं होली पे घर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, पर घर को मिस कर रहा हूँ। सो आप लोग भी, जो लोग घर के बाहर हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज 1-2 साल आप होली घर के बाहर मना लोगे, थोड़ा सा कष्ट सह लोगे, तो हो सकता है जिंदगी की आगे सारी होलियां आप बड़ी ही खुशी पूर्ण तरीके से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही शानदार तरह से मना पाओगे। पर अगर आज आप होली के मुंह में फंस गए, अगर आज आपने डिसाइड किया कि यार यार होली है, चलो घर चलते हैं, टिकट करवा लेते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी, तो शायद आपकी जिंदगी की आने वाली होली उतनी अच्छी ना हो। हाँ, हो सकता है आप खुश रहोगे जीवन में, पर यू नो एक चीज होता है कि जो जिंदगी जिस जिंदगी का सपना आप देख रहे हैं, वो जिंदगी या वो होली शायद आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करते रहें। होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, कुछ भी हो, अगर साउथ के हैं तो पोंगल हो, है ना, गुड़ी पड़वा हो, कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका एक ही फेस्टिवल है, और वो है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई ही आपका फेस्टिवल है, पढ़ाई ही आपके लिए नॉर्मल डे है। तो प्लीज इसको बरकरार रखिए। और चलिए शुरू करते हैं इनकम इनइक्वालिटी। और पहला स्लाइड है ये। अगला स्लाइड मैं आपको स्टार्ट करने से पहले दिखाना चाहूंगा, ये हाल ही में ये द हिंदू में पब्लिश हुआ था। मार्च 23 को पब्लिश हुआ है। हालांकि शायद ये जो हार्ड कॉपी है वो शायद मार्च 22 को ही आ गया था। तो मैंने ये पढ़ा था, ये अखबार में, द हिंदू में। इसमें क्या कह रहे हैं कि टॉप 1% इंडियंस शेयर इन नेशनल इनकम इज हायर नाउ अंडर द ब्रिटिश रूल। इसको आप देखो, क्या कह रहे हैं, टॉप 1% इंडियन शेयर इन द नेशनल इनकम इज नाउ हायर अंडर द ब्रिटिश रूल, डेटा शोज। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ये टॉप 1% का मतलब क्या होता है, टॉप 10% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि जो इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में, जो इनकम इनइक्वालिटी है, वो बढ़ गया है। यानी अंग्रेजों के समय जो इनकम इनइक्वालिटी थी और आज जो इनकम इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में, इंडिया में, उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, ऐसा डेटा कह रहा है। पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद, ये आप लोग सब जानते होंगे, 1991 में एलपीजी हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसकी क्या वजह थी वो हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे। पर पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हुआ कि जो इनकम शेयर है ऑफ द टॉप 10% स्काई रॉकेटेड। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे देश में कुल जितना भी इनकम है, पूरे देश का इनकम, उसका जो टॉप 10% इनकम है, यानी कि सबसे जो टॉप 10% इनकम वाले जो लोग हैं, इसको इस तरह समझ लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनके पास 0 से 100 रुपए का इनकम है, कुछ है जिनके पास 100 से 200 रुपए का इनकम है, कुछ है जिनके पास 200 से 300 रुपए का इनकम है, कुछ है जिनके पास 300 से 400 रुपए का इनकम है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जिसका इनकम होगा, राइट, टॉप 10% जिसका इनकम होगा, उनकी संख्या बढ़ गई है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें, यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें, तो 0 से 100 कमाने वाले कितने लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं। 100 से 200 कमाने वाले मान लीजिए 3 लोग हैं। 200 से 300 कमाने वाले मान लीजिए 15 लोग हैं।
300 से 400 कमाने वाले मान लीजिए कुछ और है, मतलब संख्या है। तो इस तरह से टॉप 10% पे जो लोग हैं ना, उनकी संख्या स्काई रॉकेटेड हुई है, विद दैट ऑफ मिडिल 40% एंड बॉटम 50% स्टेडीली फॉलिंग। मिडिल 40% और बॉटम 50% की जो संख्या है वो गिर रही है, उनकी इनकम गिर रही है, ठीक है। तो ये एक डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। देखिए, अखबार बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू ज़रूर पढ़िए। मैंने ये बार बार कहा है आप लोगों से, मैंने रील्स पे भी कहा है कि द हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द हिंदू के पेपर पेपर लगवा लीजिए। अगर आप देखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना, द हिंदू की जो इंग्लिश की क्वालिटी है ना, वो थोड़ी एडवांस लेवल पे है, एडवांस्ड है वो। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, या जिन बच्चों ने आईसीएसई में या सीबीएसई में पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए तो ये शायद इजी होगा हिंदू को समझना। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या जो अपने रीजनल मीडियम से पढ़े हैं, जैसे बांग्ला मीडियम हो गई, मराठी मीडियम हो गई, कन्नड़ मीडियम हो गई, तो ऐसे बच्चों के लिए हिंदू थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझिए कि आपके लिए कुछ और ऑप्शंस नहीं है। आपके रीजनल पेपर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण की इनसाइट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। दैनिक जागरण के इनसाइट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी मीडियम के लिए मैंने रिसर्च नहीं करी है, पर मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि जो कन्नड़ा मीडियम के उनके लिए कौन सी पेपर अच्छी हो सकती है, जो बांग्ला मीडियम के उनके लिए कौन सी पेपर अच्छी हो सकती है, मराठी वालों के लिए कौन सी अच्छी हो सकती है, गुजराती वालों के लिए कौन सी अच्छी हो सकती है। लेकिन जो हिंदी वाला बेल्ट है वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदू वाली बात कहीं और नहीं मिलेगी आपको। हिंदू और एक अखबार और है, द इंडियन एक्सप्रेस शायद नाम है उसका। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है तो आप क्विंट पढ़ सकते हैं, क्विंट इज़ वेरी गुड। वायर पढ़ सकते हैं, वायर इज़ वेरी गुड। ये सब बहुत अच्छे मीडिया हाउसेस हैं, और इनके जो कंटेंट है ना, ये जो चीज़ पब्लिश कर रहे हैं अपने न्यूज़पेपर में, जो अखबार में न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ सीधे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, सीधे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, फिर तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको फायदा हो सकता है। पर ओवरऑल आपको अगर अखबार से करंट अफेयर्स समझना है या सीखना है तो आप हिंदू पढ़िए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अरे हमें समझ में नहीं आता, हमें तो हिंदू वाला कंटेंट चाहिए पर अंग्रेजी नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में भर भर के चैनल्स हैं, यूट्यूब में भर भर के चैनल्स हैं जो हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। हर रोज द हिंदू की एनालिसिस करते हैं, भर भर के चैनल से। और जैसे देखिए, मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको बोलूंगा कि दूसरे चैनल्स मत देखिए। मैं आपको मतलब बहुत इनकरेज करूंगा और बहुत धूमधाम से कहूंगा कि आप जाइए और दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी देखिए। मेरे चैनल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे चैनल भी देखिए, क्योंकि यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एज अ स्टूडेंट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप दुनिया भर का चैनल जो है उसको पूरा निचोड़ डालें। तो जहां जहां आपको जो जो मिल रहा है सब उठाएं आप। जैसे मुझे लगता है द हिंदू का एनालिसिस एक जो प्राइवेट चैनल है जो करते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर आप जरूर एक बार इसको सर्च करें, द हिंदू डेली एनालिसिस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी पे हम लोग बेसिकली देखेंगे मेजरिंग इनइक्वालिटी, कि हम लोग इनइक्वालिटी क्यों मेजर करते हैं, क्या जरूरत है इनइक्वालिटी को मेजर करने का और कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इकोनॉमिस्ट और स्टेटिस्टिशियंस जो है उन्होंने इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक टेक्निक निकाला। एक बात तो बहुत ही आसान थी कि इनइक्वालिटी समाज में है, ये समझ में आ रहा था कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग के पास ज्यादा पैसा है, कुछ लोग के पास कम पैसा है। और एक चीज की इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम के एस्पेक्ट से नहीं होती है, हालांकि हम लोग यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, पर इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम एस्पेक्ट से नहीं होती है, और भी एस्पेक्ट से इनइक्वालिटी हो सकती है। जैसे सोसाइटल इनइक्वालिटी हो सकती है, सोसाइटल इनइक्वालिटी हो सकती है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, यानी कि जो मेल है और फीमेल है और जो ट्रांसजेंडर है, इन सब में इनइक्वालिटी हो सकती है। अब आप जरा सोच के देखो, आज से 50 साल पहले जाओ, 50 ईयर्स अगो, आपको मालूम पड़ेगा कि मेल और फीमेल में बहुत इनइक्वालिटी थी, बहुत सारी इनइक्वालिटी थी। फीमेल्स जो थी वो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज थी। क्या थी? मार्जिनलाइज थी। मार्जिनलाइज यानी कि दरकिनार करके रखा जाता है, फीमेल्स को दरकिनार करके रखा जाता था सोसाइटी से। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, ये 50 साल में बढ़ी है या कमी है? तो अगर आप सोचोगे आपको मालूम पड़ेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स द इनइक्वालिटी between the men and the women, यानी कि मेल एंड फीमेल, हैज रिड्यूस्ड, एंड इट हैज रिड्यूस्ड
मोर इन द अर्बन एरियाज, मोर इन द अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज, इन जगह पे ज्यादा रिड्यूस हुई है। हालांकि रूरल एरिया में अभी भी इस पे बहुत काम करना बाकी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अर्बन एरिया में बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, अर्बन एरिया में भी बाकी है, पर अगर हम कंपेयर करें 50 साल पहले से और अभी, तो हमको मालूम पड़ेगा कि काफी रिड्यूस हुई है। क्यों रिड्यूस हुई? तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से रिड्यूस हुई, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से रिड्यूस हुई है। आप कह सकते हैं कि लोगों की जो चेतना है यानी कि कॉन्शियस है उसके वजह से भी रिड्यूस हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि इंसानों की चेतना, समाज की चेतना गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही समाज में चेतना जागृत होती है। जैसे कि अगर आपने एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें एक एपिसोड है जहाँ पे सड़क के दीवारों पे एक स्लोगन लिखते हैं। स्लोगन क्या रहता है कि दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। ठीक है, ये बहुत ही सुनने में बुरा लग रहा है, पर ये स्लोगन लिखा क्यों जा रहा है? ये स्लोगन लिखा जा रहा है ताकि लोगों को बुरा लगे। लोगों को बुरा लगेगा तो लोग अपनी कॉन्शियस यानी चेतना को बदलेंगे। तो इंसानों की चेतना को बदलने का जो रोल है वो गवर्नमेंट अदा करती है। गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के थ्रू चैनलाइज करती है उन चेतनाओं को, और वो चेतना लोगों के अंदर जागृत होती है, या उनके अंदर वो विराजमान होती है, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर वो इम्बाइब होती है। ठीक है, तो मेल फीमेल की जो इनइक्वालिटी है वो ओवर द पीरियड रिड्यूस हुई। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का योगदान है या नहीं है? तो मैं कहूंगा धूमधाम से है। आज के तारीख में फीमेल्स उतनी मार्जिनलाइज नहीं है जितनी आज से 50 साल पहले थी, पर आज ट्रांसजेंडर्स बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है दरकिनार करना। कैसे समझते हैं इसको? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ जेंडर इनइक्वालिटी किसके बीच होती है, और आपने तुरंत जवाब दिया मेल एंड फीमेल, इसका मतलब है कि आपने जाने अनजाने में सही, मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के, जाने अनजाने में सही, आपके आसपास की समाज ऐसा है, आपके आसपास का समाज ने आपको इस तरह से बनाया है, इस तरह से आपको ढांचा दिया है कि जेंडर का मतलब आप मेल और फीमेल ही समझते हैं, और इस तरह से ट्रांसजेंडर्स मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। गवर्नमेंट का योगदान होना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कौन सी समाज की हिस्सा है ऐसा, समाज के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाए ताकि उनको मेन स्ट्रीम में हम ला सके, मुख्य धारा में ला सके। किस में ला सके? मेन स्ट्रीम में ला सके, या मुख्य धारा में ला सके, मुख्य धारा में ला सके। ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर के लिए लॉज बनाएगी, है ना, तो ट्रांसजेंडर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी हो सकती है, कास्ट इनइक्वालिटी होती है, पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक्स में इनकम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में या अदर सब्जेक्ट्स में हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ेंगे। पर जैसे कि मैंने एक रील में कहा था कि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूज अम्ब्रेला जिसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, इसको आप नहीं भूलें। अगर आप इकोनॉमिक्स सर्वे उठा के देखें पिछले साल का, तो वहां पे इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कितना लिखा है। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में बताएं कि इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कितना है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए अब इनकम इनइक्वालिटी पे आते हैं, यानी कि जब किसी इंसान के इनकम यानी कि वेल्थ में अंतर होगा तो हम उसे इनकम इनइक्वालिटी कहेंगे। ओके, तो इनकम इनइक्वालिटी लोगों को समझ में तो आ रही थी, ये है, पर कितनी इनइक्वालिटी है, एक मेजरेबल क्वांटिटी उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी था। तो इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, एक टेक्निक निकाला। दे अरेंज ऑल इंडिविजुअल्स बाय असेंडिंग पर्सनल इनकम्स एंड देन डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप और साइजेस। क्या मतलब हुआ इसका? तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग हैं समाज में, जितने भी समाज में लोग हैं वो जितना पैसा कमा रहे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। कैसे? तो अभी मैंने यहाँ दिखाया था ये वाला। उन्होंने कैसे अरेंज किया? जितने लोग 0 से 100 रुपए कमा रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखा, जितने लोग 100 से 200 कमा रहे हैं उनको एक और ग्रुप में रखा, जितने जो 200 से 300 कमा रहे हैं उनको एक और ग्रुप में रखा, 300 से 400 वालों को एक और ग्रुप में रखा। तो असेंडिंग ऑर्डर, इनकम का असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में उन्होंने ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप और साइजेस। कॉमन मेथड इज टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सक्सेसिव क्विंटाइल्स और डेसाइल्स। तो क्या ग्रुप कैसे बनाया गया? तो ग्रुप बनाने का सही तरीका था कि पॉपुलेशन यानी जो आबादी है उसको सक्सेसिव क्विंटाइल्स में और डेसाइल्स में आप डिवाइड कर दो। अब क्विंटाइल्स और डेसाइल्स क्या होता है? तो देखिए आपने एक चीज सुना होगा क्योंकि आप एग्जाम देते हैं, परसेंटाइल। आपने परसेंटाइल तो सुनी होगी। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? टॉप 100,
टॉप 100 को जो हम काउंट करते हैं उसको परसेंटाइल कहते हैं। तो इसी तरह से डेसाइल क्या होता है टॉप 10 में, अब क्विंटाइल क्या होता है टॉप 5 में। ठीक है, टॉप 5 में, यानी कि अगर आपने कुछ अरेंज किया, सपोज करिए कि आपके एग्जाम हुआ आपका और आपको परसेंटाइल आता है कि आपको 99 परसेंटाइल आया, आपका स्कोर है 99 परसेंटाइल। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आउट ऑफ 100 पीपल यू आर अहेड ऑफ 99 पीपल। 100 लोगों में, जब भी परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट यानी 100 लोगों में से आप 99 लोगों से आगे हैं, इसका ये मतलब होता है 99 परसेंटाइल का ये मतलब होता है। अगर आपको 90 परसेंटाइल आया, इसका मतलब क्या है कि 100 में आप 90 लोगों से आगे हैं। ओके, तो सिमिलरली डिसाइल का मतलब क्या होता है कि ये कैलकुलेशन हम 10 लोगों में करते हैं कि अगर आपका डिसाइल 9 है तो आप 10 लोगों में 9 लोगों से आगे हैं। क्विंटाइल में 5 होता है। तो जनरली क्या है कॉमन मेथड, क्या पॉपुलेशन को क्विंटाइल या डिसाइल में डिवाइड कर दोगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग इनकम लेवल एंड देन डिटरमाइन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नेशनल इनकम इज रिसीव्ड बाय ईच इनकम ग्रुप। फिर आप दिखाओगे कि कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छा डिटेल में समझा देता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ समझाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने अरेंज किया, ठीक है, आपने अरेंज किया कि 0 से 10 रुपए तक कमाने वाले कितने लोग हैं, 10 से 20 तक कमाने वाले कितने लोग हैं, 20 से 30 तक कमाने वाले कितने हैं, 30 से 40 तक कमाने वाले कितने हैं, 40 से 50 तक कमाने वाले कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी है कि कितने लोग हैं। तो मान लीजिए 0 से 10 तक कमाने वाले 100 लोग हैं, 10 से 20 तक कमाने वाले मान लीजिए 80 लोग हैं, 20 से 30 तक कमाने वाले 70 लोग हैं, 30 से 40 तक कमाने वाले मान लीजिए 50 लोग हैं और 40 से 50 तक कमाने वाले मान लीजिए 10 लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो कम पैसा कमा रहा है, जो व्यक्ति कम पैसा कमा रहा है यानी कि दोज हु आर अर्निंग लेसर इनकम वो ऊपर है। देखिए 0 से 10 कम अमाउंट है, वो ऊपर रहेगा। उससे ज्यादा कितना है, 10 से 20 कमाने वाले वो उसके ठीक नीचे है, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप फ्रीक्वेंसी देखिए कितने लोग हैं जो 0 से 10 के बीच पैसा कमा रहे हैं। तो आप देखोगे 0 से 10 से बीच कमाने वाले 100 लोग हैं, 10 से 20 के बीच 80 लोग हैं, 20 से 30 के बीच 70 है, ये 50 है और ये 10 है। यानी कि जो अमीर ज्यादा हैं, जो अमीर हैं यानी कि रिच हैं, वो कम है, संख्या कम है उनकी, करेक्ट। और जो कम पैसा कमाने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अब आप सोचो कि इस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, तो आप ऐड कर दोगे 100 80 180 70 250 250 50 200 300 और 310। 310 लोगों में 100 लोग ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच ही पैसा कमा रहे हैं। यानी कितनी गरीबी है, 310 में 100 लोग यानी अराउंड 40%। अगर आप कैलकुलेट करो 310 में 100 कितना परसेंट होगा, तो आप देखोगे 1000 डिवाइडेड बाई 31 यानी तकरीबन 33%। आउट ऑफ 310 people, around 33% people are earning only 0 to 10 rupees। इसमें भी आपको पता नहीं है कि 0 से 10 में भी कौन कहां लाई करता है। ये सोचने वाली बात है, 0 से 10 इज अ बिग रेंज। अगर आप 0 से 5 कर दो, अगर आप यहाँ पे 0 से 5 कर दो और आपको ये संख्या 50 मिल जाए तो ये और खतरनाक चीज है, या अगर ये संख्या 80 मिल जाए तो और खतरनाक चीज है। यानी 0 से 10 के बीच 100 है और उन 0 से 10 के बीच जो 0 से 5 है वो 80 है, यानी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। और जो अमीर लोग हैं 40 से 50 वाले वो सिर्फ 10 है। इसका मतलब क्या है, कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसका मेजर चंक, बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक केक का टुकड़ा है और एक केक के टुकड़े का बहुत बड़ा हिस्सा मान लीजिए इतना हिस्सा, जिस हिस्से को मैं रेड कलर से कलर कर देता हूं, ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है केक का, ये कुछ चंद लोगों के पास है। मान लीजिए सिर्फ 5 लोगों के पास है, 5 पीपल के पास बहुत बड़ा हिस्सा है, 5 पीपल के पास है। और बाकी जो हिस्सा बचा वो 95 पीपल के पास है। इसी को इनइक्वालिटी कहते हैं। अपने कंट्री का नेशनल इनकम केक है, उस नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा यानी केक का बहुत बड़ा हिस्सा बस कुछ लोगों के पास है, और वो कुछ लोग कौन से आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। और जो मेजर हिस्सा का जो माइनर हिस्सा यानी छोटा वाला हिस्सा है वो बहुत लोगों के पास है।
अब बहुत लोगों के पास छोटा सा हिस्सा होगा तो हर इंसान के हाथ में एकदम पीनट्स ही आएंगे ना, छोटे 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 मटर के दाने आएंगे। इसी को इनइक्वालिटी कहते हैं, इसी को हम इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा तो आप जानते होंगे। तो देखिए हमने कहा 0 से 10 के बीच कमाने वाले 100 लोग हैं और 10 से 20 कमाने वाले 80 लोग हैं। तो अगर मैं कहूं कि अच्छा बताओ 0 से 20 के बीच कमाने वाले फिर कितने लोग हैं? 0 से 10 के बीच 100, 10 से 20 के बीच 80, तो 0 से 20 के बीच कमाने वाले होंगे 180। फिर मैं कहूं ठीक है 0 से 30 के बीच कमाने वाले कितने हैं? तो 0 से 20 के बीच 180 थे और 20 से 30 के बीच 70 है, तो 0 से 30 के बीच कितने होंगे? 180 पे 70 ऐड कर देंगे यानी 250। फिर 0 से 40 के बीच कितने होंगे? 250 में 50 ऐड कर दो यानी 300। और 0 से 50 के बीच ऐड करने वाले कितने होंगे? 310। और ये हमारा फाइनल पॉपुलेशन होगा। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको आगे जीनी कोएफिशिएंट समझ में आ जाएगा, या कुजनेट का तो बहुत ही आसान है, कुजनेट यू का वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट ने और स्टैटिस्टिशियन ने पहले इनकम ग्रुप और पॉपुलेशन को इस तरह से डिवाइड किया, फिर उन्होंने टेक्निक निकाली लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट और फिर इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ये आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है ये है लॉरेंस कर्व। ये एक लॉरेंस कर्व है। कौन सी? ये डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हो ये लॉरेंस कर्व है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप देख रहे हो ये वाली एक्सिस ये है परसेंटेज ऑफ पर्सन, ये आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स, कितने लोग हैं जो इनकम कमा रहे हैं, यानी पॉपुलेशन आप कह सकते हो। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नीचे मेजर कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ इनकम ऊपर मेजर कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इनकम। तो यहां जो हमने टेबल बनाया, यहां जो हमने टेबल बनाया ये है परसेंटेज ऑफ इनकम, दिस इज परसेंटेज ऑफ इनकम एंड दिस इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इस दोनों को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है आप जरा ध्यान से देखो, इस पे जरा ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा। देखो परसेंटेज ऑफ इनकम में ये है 10% इनकम, दिस इज द 10% इनकम। 10% इनकम से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो और यहां से एक नीचे लाइन खींचो तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि 10% पॉपुलेशन, ये क्या है? पॉपुलेशन है। 10% आबादी की 10% इनकम शेयर है। ये इनकम शेयर है या पॉपुलेशन शेयर है? क्या समझ में आ रहा है? 10% पॉपुलेशन की इनकम शेयर 10% है, यानी टोटल नेशनल इनकम का 10%। जैसे मान लीजिए नेशनल इनकम अगर 1000 करोड़ है तो उसका 10% यानी कि 100 करोड़ रुपए पॉपुलेशन के 10% के पास है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए हमारी नेशनल इनकम है 1000 करोड़ और पॉपुलेशन है 100 पीपल। तो ये क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम का 10% यानी 1000 करोड़ का 10% यानी 100 करोड़ रुपए पॉपुलेशन के 10% के पास, यानी 100 लोगों के 10% यानी 10 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, ठीक है। 100 करोड़ रुपए 10 लोगों के पास है। अच्छा फिर अगला 100 करोड़ देखते हैं। 20% हिस्सा इनकम का 20%, अगर आप यहां से लाइन खींचो और फिर यहां से नीचे लाइन खींचो तो आप देख सकते हो इनकम का 20% हिस्सा 20% पॉपुलेशन के पास है। तो 20% कितना होगा 1000 करोड़ का? 200 करोड़। और 100 लोगों का 20% कितना होगा? 20 लोग। तो आप कह सकते हो कि 20 करोड़ रुपया 20 लोगों के पास है। सिमिलरली अगर आप 30 से लाइन खींचोगे तो आप 30 पे पहुंचोगे, 40 से खींचोगे तो 40 पे पहुंचोगे, 50 से खींचोगे तो 50 पे पहुंचोगे, 60 से खींचोगे तो 60 पे पहुंचोगे, 70 से खींचोगे तो 70 पे पहुंचोगे। इस तरह से पहुंचते रहोगे। जब आप इस तरह से प्लॉटिंग करो यानी कि नेशनल इनकम का परसेंटेज इज इक्वल टू पॉपुलेशन का परसेंटेज, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो जो लाइन आपको मिलेगी, जो सीधी लाइन आपको मिली है इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल इक्वालिटी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल इक्वालिटी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, हर इंसान को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिल रहा है। आप देख सकते हो ना 10 लोगों को 100 करोड़ मिला, 20 लोगों को 200 करोड़ मिला, 30 लोगों को 300 करोड़ मिलेगा, 40 लोगों को 400 करोड़ मिलेगा। यानी जो इनकम है वो बहुत ही इवनली स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड है समाज में। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जाती है ना, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 45 डिग्रीज पे होती है। एक सेकेंड,
ये मिटता कैसे, एक सेकेंड। इरेजर ये रहा। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम है, लाइन है सॉरी। अच्छा इन कलर चेंज भी कर सकते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अब ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा? मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कलर भी चेंज होता है। चलिए हाँ ब्लैक कर दिया, चलो। तो ये क्या है, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए हर समाज इस लाइन पे रहना चाहता है, यानी हर समाज चाहता है कि उसके कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं हो, सब लोग सुखी से हो, राम राज्य हो, है ना। तो ये है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी होती नहीं है। एक्चुअल में ऐसा देखा जाता है कि टॉप जो 10% इनकम है वो कुछ मान लीजिए वो 2% लोगों के पास है, बिलो 10% इनकम जो है वो 40% लोगों के पास है। इस तरह से अलग अलग रहता है, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि 100 करोड़ जो है वो 10 लोगों के पास होगा फिर 200 करोड़ किसी के पास होगा। एक्चुअल डेटा क्या दिखता है, 100 करोड़ है 50 लोगों के पास, और 500 करोड़ है 6 लोगों के पास, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो जब हम एक्चुअल डेटा को प्लॉट करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जब हम निकालते हैं, एक्चुअल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, तो हमें एक ऐसा टेढ़ा कर्व मिलता है, ये ऐसा कर्व, इसे हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो देखो यहां से अगर मैं सीधी लाइन खींचूं, यहां से अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो मैं क्या देखूंगा, आप चौंक जाओगे। बिलो बिलो 10% जो इनकम है, ये क्या है 0 से 10, सबसे नीचे वाला यानी बिलो 10%, बिलो 10% जो इनकम है वो 50% लोगों के पास है, 50% पीपल के पास बिलो 10% इनकम है। यानी समाज का सबसे कम 10% इनकम 50% यानी आधे पॉपुलेशन के पास है, आधे पॉपुलेशन के पास है। फिर आप 20 पे बढ़ाओ तो देखोगे 70%, यानी कि बिलो 20% इनकम जो है वो 70% पॉपुलेशन के पास है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैसे भी समझ सकते हैं, बिलो 20, देखिए मैं आपको बहुत ही डिटेलिंग में समझा रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग में कहीं नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी मैंने पेड क्लास में समझाया, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब बहुत ही अच्छे से समझिए ताकि आप सिर्फ एग्जाम ना लिख सके, आप लोगों से बातचीत कर सके इस मैटर पे, ठीक है। तो देखिए बिलो 20% इनकम जो है वो 70% लोगों के पास है। इसको आप एक और तरह से सोच सकते हैं, अगर बिलो 20% 70% लोगों के पास है, यानी अबव 80% सिर्फ 30% लोगों के पास है, राइट। क्योंकि ये सर सारा चीज क्यूमुलेटिव लेवल पे हम कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अगर मैं कहूं कि इतना हिस्सा है, इस हिस्से में बिलो 20% अगर 70% के पास है, तो इसके ऊपर का 80% बचा, ये 80% सिर्फ 30% लोगों के पास होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज वेरी सीरियस, ओके। अब अच्छा अगर आप 50% पे आ जाए तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, इनकम का 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा पॉपुलेशन के 90% के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है, इनकम का 50%, इनकम का आधा हिस्सा यानी 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 50 करोड़ इन पैसा पॉपुलेशन के 90 लोगों के पास है। यानी जो 10 लोग बचे पॉपुलेशन के, वो 10 लोग मिलके बचे हुए 50% पे अपनी बपौती कर रहे हैं। यानी जो बचे हुए जो 10% लोग हैं उनके पास देश का 50% इनकम है, आधा इनकम सिर्फ उनके पास है। सोच लो कितनी इनइक्वालिटी है, इतनी भयंकर इनइक्वालिटी है, ओके। अच्छा 90% इनकम अगर निकाल ले, 90% इनकम, तो आपको मालूम पड़ेगा 100 के बहुत क्लोज रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 99 पे। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉप 10% है वो बहुत चंद लोगों के पास है, बहुत चंद लोगों के पास मेजर इनकम है। तो आप समझ सकते हो इनइक्वालिटी कितनी खतरनाक चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया इनइक्वालिटी कैसे मेजर करते हैं। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप एक्चुअल डेटा को जब प्लॉट करोगे तो जो कर्व आपको मिलेगा वो कर्व है लॉरेंस कर्व, और वही कर्व आपको इनइक्वालिटी दिखाती है। जो रेड लाइन है वो तो इक्वालिटी दिखा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दें, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा यानी जितना ज्यादा नीचे की तरफ कर्व होगा, हम कहेंगे कि इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा है। एक सेकंड जरा देना बच्चों, पानी पी लो, ओके।
जितना ज्यादा नीचे की तरफ कर्व होगा, जैसे आप देख सकते हो ये तो इक्वल वेल्थ है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये अनइक्वल वेल्थ, ये वेरी अनइक्वल वेल्थ। तो आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज लाइन है ना, इसकी कर्वेचर छोटी है, यानी इसका जो कर्व है वो छोटा है, पर जो ये रेड लाइन है इसका कर्व बड़ा है। तो जिसका कर्व जितना ज्यादा दूर होगा लॉरेंस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका कर्व जितना दूर होगा उतनी ज्यादा अनइक्वालिटी मानी जाएगी, सॉरी इनइक्वालिटी मानी जाएगी, मैं क्या कह रहा हूँ, अनइक्वालिटी। तो आप देख सकते हो ये अनइक्वल वेल्थ है, पर ये वेरी अनइक्वल वेल्थ है, जितना ज्यादा दूर जाओगे। और अगर आप बिल्कुल दूर चले गए, जैसे अगर मान लीजिए ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका कर्व मान लीजिए हाँ, ये आपके लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका जो एक्चुअल कर्व है वो मान लीजिए बिल्कुल इस एक्सिस पे सुपर इम्पोज हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया, आपने प्लॉट किया और बिल्कुल आपको ऐसा दिखा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा, यानी एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट इनइक्वालिटी है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, एक्सट्रीम यानी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी जब आप स्ट्रेट लाइन से यानी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल दूर हैं और एक्सिस पे सुपर इम्पोज हो गए। और वहीं अगर अरे अरे यार क्या हो गया, अरे आई नीड टू, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। हाँ, और अगर आप बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हो, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर अगर आप हो, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं है, मिनिमम इनइक्वालिटी या जीरो इनइक्वालिटी आप कह लो, जीरो इनइक्वालिटी। तो दो एक्सट्रीम केसेस हो सकता है, अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन पे हो तो जीरो इनइक्वालिटी, अगर आपने एक्सेस टच कर दिया तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इनइक्वालिटी जो लॉरेंस कर्व है, इस लॉरेंस कर्व को मेजर करके अगर क्वांटिफाई करना है, यानी कोई कोएफिशिएंट देना है उसको, तो हम उसे कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, गिनी कोएफिशिएंट, गिनी, कितना क्यूट सा नाम है, गिनी, गिनी कोएफिशिएंट। ओके, बहुत ही आसान है गिनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना। इसका एक फार्मूला है, क्या है, शेडेड एरिया ऑफ ए बाय शेडेड एरिया ऑफ ए प्लस बी। तो अब यहाँ देख सकते हो ये है ए, ए कौन सा हिस्सा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और जो लॉरेंस कर्व गया उसके बीच का हिस्सा है ए। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जब आप एक्सिस बना दोगे, ये जो एक्सिस बना दोगे, ये पूरा हिस्सा है ए प्लस बी, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल के एरिया इस ए प्लस बी का एरिया, इसको आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है ए का हिस्सा, ये आपकी इनइक्वालिटी का हिस्सा है। तो शेडेड एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय शेडेड एरिया ऑफ ए प्लस बी करोगे तो आपको मिल जाएगा गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच ही होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। अगर 0 है तो वो दर्शा रहा है परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी यानी बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं है। और अगर 1 है तो दिखा रहा है परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो आप समझ सकते हैं, अगर 0 होगा, अगर 0 होगा तो लॉरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा, करेक्ट। आप सोच के देखो, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ए प्लस बी यानी ट्रायंगल का एरिया, तो आपने डिनोमिनेटर में ट्रायंगल का एरिया लिखा, और न्यूमरेटर में क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से लॉरेंस कर्व का एरिया। तो अगर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही लॉरेंस कर्व है तो ये वाला एरिया होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूस होता जा रहा है, ये जैसे 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 इसके क्लोज जाएगा ये एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और जब इसमें सुपर इम्पोज हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो न्यूमरेटर जीरो हो गया, जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो, सो व्हेन वी हैव परफेक्ट इक्वालिटी गिनी कोएफिशिएंट इज जीरो। और दूसरा हिस्सा परफेक्ट इनइक्वालिटी का तब होगा जब हमारा जो लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस भैया है, वो बिल्कुल एक्सिस पे टच कर गए, एक्सिस पे टच कर गए, यानी कि लॉरेंस कर्व और ट्रायंगल बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, शेडेड एरिया ऑफ ए और शेडेड एरिया ऑफ ए प्लस बी दोनों बराबर हो गए, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो तो क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ इट इज 0 देन इक्वालिटी, इफ इट इज 1 देन परफेक्ट इनइक्वालिटी। ओके, अच्छा, और एक चीज है, गिनी कोएफिशिएंट सेटिस्फाई 4 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एक एनोनिमिटी,
एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है कि गिनी कोएफिशिएंट ये नहीं बताती कि इनकम का हिस्सा जो बढ़ रहा है वो किसके पास है। जैसे टॉप 10% इनकम 90% लोगों के 10% लोगों के पास है, ये मान लीजिए बताया गिनी कोएफिशिएंट ने। लेकिन वो टॉप 10% लोग, वो जो 10% लोग हैं जो टॉप 10% इनकम होल्ड कर रहे हैं, वो कौन है ये नहीं बताता गिनी कोएफिशिएंट। क्या वो अच्छे लोग हैं, क्या वो बुरे लोग हैं, क्या वो क्रिमिनल्स हैं, क्या वो नॉर्मल लोग हैं, मतलब क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वो बुरा काम कर रहे हैं, ये नहीं बताता गिनी कोएफिशिएंट। तो वो एनोनिमिटी रखता है, ठीक है। और ये एनोनिमिटी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बताने लगे कि किसके पास कितना है तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? तो मान लीजिए गिनी कोएफिशिएंट ये बताने लगे कि जो टॉप 10% हिस्सा है इनकम का, वो जिन लोगों के पास है उनमें कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुसलमान हैं, कितने लोग दलित हैं, कितने लोग एससी हैं, कितने लोग एसटी हैं, कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं। अगर ये पता चलने लगे, और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हेट्रेड, वायलेंस, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रीजनल डिस्पैरिटीज ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। इससे कहीं ना कहीं होना तो नहीं चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर अगर आप नॉर्मेटिव अप्रोच से देखें तो ये चीज़ होता है। और ये चीज़ अगर होगी तो दिक्कत होने वाली है, यानी कि समाज में क्यों बेकार का डिस्टर्बेंस, तनाव पैदा करना। तो मान लीजिए किसी को मालूम पड़ा कि कोई एक्स रिलीजन का इंसान ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो कोई वाई रिलीजन का इंसान उससे नफरत करने लगेगा या उसको टारगेट करेगा या इस पे पॉलिटिक्स खेली जाएगी। तो इसलिए एनोनिमिटी रखना बहुत जरूरी है। ओके। दूसरा है स्केल ऑफ इंडिपेंडेंस। गिनी कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, यानी कि आप इनइक्वालिटी रुपीज पे मेजर कर लो या डॉलर पे मेजर कर लो या यूरो पे मेजर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी तब भी आपको सही मिलेगी। फिर क्या कह रहे हैं, इट इज पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस, यानी पॉपुलेशन पे भी इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वेटिकन सिटी का पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा कंट्री का जो है ना पॉपुलेशन है उसके लिए गिनी कोएफिशिएंट बायस होगा या अनबायस होगा, या जो छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्री है उसके लिए गिनी कोएफिशिएंट बायस या अनबायस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो भी गिनी कोएफिशिएंट उसके लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है, और अगर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत छोटी है तो भी उसके लिए गिनी कोएफिशिएंट वैलिड है, एप्लीकेबल है, ठीक है। ट्रांसफर प्रिंसिपल, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई रिच, ये इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन। देखिए ट्रांसफर प्रिंसिपल मैं समझाता हूँ आपको। ट्रांसफर प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए रिच है और पुअर है। अब रिच से पुअर के बीच अगर मान लीजिए पैसा का ट्रांसफर होता है, कुछ पैसा रिच ने पुअर को दे दिया। रिच तो डायरेक्टली नहीं देता है पुअर को, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट रिच पे टैक्स लगाती है, उस टैक्स को पुअर के पास सब्सिडाइज करती है। तो मान लीजिए कुछ पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे जैसे पैसे का ट्रांसफर होगा आप देखोगे कि जो इनइक्वालिटी है, ये मान लीजिए इनिशियल लोरेंस कर्व था, ठीक है। अब मान लीजिए रिच से पैसा जाने लगा पुअर के पास, तो आप देखोगे ये जो इनइक्वालिटी है, जो लोरेंस कर्व है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समय तक ही ऐसा होगा। ये तब तक होगा जब तक पैसे के ट्रांसफर होने के बावजूद ये इंसान रिच बना रहे और ये इंसान पुअर बना रहे। आप समझ पा रहे हैं? देखिए समझते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है अंबानी, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है दम्बानी। एक अंबानी है और एक दम्बानी है। तो मान लीजिए अंबानी जो है वो रिच है और दम्बानी जो है वो पुअर है, ठीक है। अंबानी के पास मान लीजिए 500 रुपए है और दम्बानी के पास 200 रुपए है, ठीक है। तो रिच है, एक पुअर है। अब अंबानी ने सोचा कि मैं अपना कुछ पैसा दम्बानी को दे दूं। क्या सोचा? कि मैं अपना कुछ पैसा दम्बानी को दे दूं। मैं यहाँ पे बनाता हूं लोरेंस कर्व। मान लीजिए इनिशियल इनइक्वालिटी इतनी थी, ठीक है। इनिशियल इनइक्वालिटी इतनी थी। अब अंबानी ने कुछ पैसा दम्बानी को दिया, यानी अंबानी ने 100 रुपए निकाले, अंबानी के पास बच रहे 400 और दम्बानी के पास चले गए 100, तो आ गए 300। तो हम क्या देखेंगे, ये क्या हुआ? इसने 100 दिए 400, इसने 100 लिए 300, ठीक है। अब
जब ये ट्रांसफर हो गया तब हम देख पा रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई, वो थोड़ी रिड्यूस हो गई, यानी कि यहाँ लॉरेंस कर्व जो है वो थोड़ा सा क्लोज आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। चलिए फिर क्या होता है, फिर अंबानी साहब फिर से 100 रुपए देते हैं, ठीक है, फिर से 100 रुपए देते हैं, इनके पास 300, और जब 100 रुपए इनको दिया तो इसके पास क्या हो गया 400। अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो इस स्टेज तक जब अंबानी के पास 400 था, अंबानी के पास 300 था, यहां तक अंबानी वाज स्टिल द रिचर, अंबानी वाज स्टिल द पुअरर। पर यहाँ पे क्या हो गया, देखो आप यहाँ पे पासा पलट गया, अंबानी अब हो गए हैं पुअर, 300 रहा है उनके पास, पर दम्बानी भैया हो गए रिच क्योंकि उनके पास हो गया 400, रिच हो गए हैं ये। तो जो पुअर और रिच है वो स्वैप हो गया, जो पुअर था वो रिच और जो रिच था वो पुअर। तो जब ट्रांसफर ऐसा हो जाएगा ना, तब लॉरेंस कर्व वापस पीछे चला जाएगा, लॉरेंस कर्व वापस पीछे चला जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? लॉरेंस कर्व वापस पीछे चला गया, क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 500 था अंबानी के पास, 200 था दम्बानी के पास, यानी इनइक्वालिटी थी। ट्रांसफर हुआ तो अंबानी के पास पैसा कमा, दम्बानी के पास पैसा बढ़ा, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो चेंज हुआ, वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ गया। अंबानी स्टिल बीइंग द रिच, दम्बानी स्टिल बीइंग द पुअर, पर अंबानी का कुछ पैसा दम्बानी के पास चला गया, यानी जो इनइक्वालिटी है वो कमी। तो पहले इन दोनों के बीच इनइक्वालिटी कितनी थी, 300 रुपए की, अब इनइक्वालिटी कितनी हो गई, अब हो गई इनइक्वालिटी 100 रुपए की, अब इनइक्वालिटी 100 रुपए की हो गई। तो इसलिए लॉरेंस कर्व ब्लैक वाले से येलो वाले पे आया, क्योंकि इनइक्वालिटी कमी। पर जब अंबानी ने फिर पैसा दिया, फिर जब 100 रुपए दिए, तब अंबानी के पास 300 बच रहा है और दम्बानी के पास 400 हो गया, दम्बानी के पास 400 हो गया। तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी फिर मतलब अच्छा इसको ना 100 नहीं, इसको 150 कर लेते हैं, वरना ग्रीन वाला पे नहीं आएगा। तो ये हो गया 350 और ये हो गया 450, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, इनइक्वालिटी जो है वो फिर से बढ़ गई, इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड अगेन। ओके, अब इनइक्वालिटी फिर से बढ़ गई तो क्या होता है, आप सोच सकते हो, inequality has increased again but just the rich and the poor have been swapped। जो अमीर था वो पुअर हो गया, जो पुअर था वो अमीर हो गया, पर वो वापस से चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर प्रिंसिपल गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू तब तक ही रिड्यूस होगा जब तक ट्रांसफर प्रिंसिपल काम करता है ऑन द बेसिस कि अमीर स्टिल बीइंग द अमीर एंड गरीब स्टिल बीइंग द गरीब। इतना ज्यादा ट्रांसफर मत कर दो कि अमीर गरीब बन जाए, गरीब अमीर बन जाए, तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी फिर हो जाएगी, बस पलड़ा उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी फिर से बढ़ जाएगी। तो हमें इतना ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर प्रिंसिपल है जो बताता है गिनी कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आए इससे तो क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है 6 सेमेस्टर के, उनको बता दो कि इन 4 प्रॉपर्टी से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इस पर प्रिपेयर रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लॉरेंस कर्व गिनी कोएफिशिएंट हो गया। एक और तरीका इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का, वो है कुजनेट का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्यूट सा प्रिंसिपल है। तो देखिए, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन को जो काउंटर किया गया था, यानी कि जो कंजक्चर था, उसको चैलेंज क्यों किया गया, क्योंकि कुजनेट के रिसर्च में क्या पाया गया कि कंजम्पशन फंक्शन ऐसा नहीं होता जैसा केन्स कह रहे हैं, जैसा केन्स कह रहे हैं। और वही रिसर्च ये वाला था। कुजनेट ने क्या किया, साइमन कुजनेट ने, उन्होंने इंसान के डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा को प्लॉट किया कुजनेट रेशियो के साथ। ये कुजनेट रेशियो कुछ नहीं बल्कि गिनी कोएफिशिएंट ही आप कह सकते हो, यानी इनइक्वालिटी के मेजर को। तो उसने पाया कि जैसे जैसे कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है, नेशनल इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम बढ़ता है, तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, और इनइक्वालिटी एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचती है, पर उसके बाद इनइक्वालिटी फिर रिड्यूस होना शुरू करती है, इवन इफ द इनकम या नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ हमें मिलता है इसको हम इन्वर्टेड यू कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने एक रील में दिया था। अगर आपने मेरी रील फॉलो की यूट्यूब पे, तो मैंने बताया था कि कुजनेट ने ग्रोथ के बारे में बात करा कि जब नेशनल इनकम बढ़ रही है ना, जो ग्रोथ हो रहा है वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से। तो देखिए, जब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एआई आया, यही मैंने समझाया था रील पे, एआई आया, तो इससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, उनमें कुछ वर्कर्स होते हैं जो मोर स्किल्ड होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं जो लेस स्किल्ड होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो स्किल्ड हैं वो इस एआई को जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, और अनस्किल्ड जो है वो इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, जब
एआई या चैट जीपीटी चलाना हम सीख गए हैं। ओके, जैसे पहले क्या हो रही थी इंडस्ट्री में काम एक्सेल पे, पाइथन पे, आर पे काम हो रहा था, अब चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, अब सब काम तुरंत हो जाते हैं। पर आपको वो एआई चलाना सीखना पड़ेगा, आपको प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी पे कैसे प्रॉम्प्ट्स डालने हैं। ओके, अगर आप सीख गए हो तब आप रेस में थोड़े आगे हो गए। अगर आप आगे हो गए यानी कोई बंदा जो पीछे हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब कोई टेक्नोलॉजी आती है ना तो फिजिकल कैपिटल को बेहतर बनाती है, यानी कि उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज होता है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए जब हम पाइथन पे काम कर रहे थे या आर पे काम कर रहे थे, तो जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे थे, ओके, उस कंप्यूटर पे एक रेट ऑफ रिटर्न था, यानी कि हम मान लिया एक दिन का अगर काम करते हैं तो जितना पैसा बनाते हैं वो हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट कंप्यूटर या ऑन दैट फिजिकल कैपिटल। अब जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उस नई टेक्नोलॉजी को आपको उस कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, यानी उस सॉफ्टवेयर को आपको उस कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। जब आपने उस नई टेक्नोलॉजी को फिजिकल कैपिटल में डाला तब उस फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, यानी उसका रेट ऑफ रिटर्न और बढ़ जाएगा, यानी उस कंप्यूटर से अब आप ज्यादा पैसे बना पाओगे। पर आप पैसे तभी बना पाओगे जब दो शर्त पूरी होती हो। एक तो उस कंप्यूटर में आप नई टेक्नोलॉजी को डाल सकते हो, और दूसरा उस नई कंप्यूटर को या नई टेक्नोलॉजी वाली कंप्यूटर को ऐसा लेबर या ऐसा वर्कर यूज करे जो स्किल्ड है, यानी कि जिसने एआई चलाना सीखा है। जब ये दोनों कंडीशन मीट कर जाएंगे तो क्या होगा? रिटर्न बढ़ेगा कैपिटल का, और रिटर्न बढ़ेगा यानी फिजिकल कैपिटल का, और रिटर्न बढ़ेगा ह्यूमन कैपिटल का। यानी कि जो इंसान उसको चला पा रहा है उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, जो नहीं चला पा रहा उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक फिजिकल कैपिटल का रिटर्न बढ़ रहा है और उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का भी रिटर्न बढ़ रहा है, यानी वो ज्यादा पैसे कमा पा रहा है क्योंकि उसको काम आता है, उसको स्किल आती है। जो जिसको नहीं आती है वो नहीं कमा पा रहे हैं। आज की दुनिया वैसे ही चल रही है, जिसको आता है वो आगे रेस में चल जा रहे हैं, जिनको नहीं आता वो पीछे। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी अराइज करेगी, और साइमन कुजनेट ने यही कहा, यही वजह है इनइक्वालिटी की, इनकम इनइक्वालिटी की। जब टेक्नोलॉजी आता है कोई इंसान आगे चल जाते हैं, कोई इंसान पीछे रह जाते हैं, तो इनइक्वालिटी बढ़ते हुए नजर आता है। पर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करता है, और फिर ज्यादातर लोग उसको सीख लेते हैं उस टेक्नोलॉजी को, तो इनइक्वालिटी फिर रिड्यूस होने लगता है। पर फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर इनइक्वालिटी बढ़ता है, फिर गिरता है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है कि डेवलपमेंट पॉलिसीज, जब इनइक्वालिटी बढ़ती है उसके बाद गवर्नमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज लेती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों के बीच तो जाके हमें इनइक्वालिटी कम देखने को मिलती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म जो हुआ था नेहरू जी के समय। जमींदारी सिस्टम को जब एबॉलिश किया गया था, जमींदार से जमीन लिए गए और उसको लोगों में बांटा गया, बट्टे पे दिया गया। तो ये क्या थी? ये एंटी जमींदारी पॉलिसी थी, और ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का एक तरीका था कि जो इनइक्वालिटी है लैंड में, और विशेष करके 1950s में जब हम मेजरली एग्रीकल्चरल कंट्री थे, आज तो हम सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, पर उस समय तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे, और वहां पे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना बहुत जरूरी था। इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, इवन अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि जो जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हटाया गया। उस मतलब बहुत सारी चीजें थी। मैं अगर कभी मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से अमेंडमेंट हुआ था। तो इसके लिए ये है इनकम इनइक्वालिटी, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कुजनेट कर्व के थ्रू, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रहा आज का क्लास, आज खत्म हो गया क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से समझा सकूँ, डिटेलिंग में आपको बता सकूँ, ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। आप एग्जाम तो क्रैक करो ही, आप पढ़ाई करो, एग्जाम दो, लिखो आंसर, पर बहुत जरूरी है आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीजें बैठना। Okay, so this is what for today, and we'll meet again in the next class with another topic. अभी हम लोग का डेवलपमेंट का ये सीरीज चल रहा है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। इस पे ये लेके मेरी तीसरी वीडियो हो गई। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने फिर एचडीआई पे क्लास लिया, और आज मैंने गिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंस कर्व और इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस पे क्लास ले लिया। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा ये क्लास। ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि मैं जो बता रहा हूँ या जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की वो सफल हो पा रहा है कि नहीं। और आप रील्स पे जरूर मुझे फॉलो करें, क्योंकि रील्स पे मैं 1 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। और शेयर करें, क्योंकि अगर आप मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे कि शेयर करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसा नहीं है। मैं शेयर करने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मेरा फायदा है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ये चैनल ग्रो करेगा और तभी ये लोगों तक पहुंच सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों तक पहुंचाना। आप शेयर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज डू शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट, ये मैं कहना चाहूंगा। दैट्स ऑल, विल मीट अगेन
in some another class. Thank you very much, students. Bye bye.